नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर में आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ, अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है तथा अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट अध्याय को स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या कह लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं जिनको हम बोलते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अध्ययन के अनुसार बालक के विकास को या इंसान के विकास को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। जैसे हम देखेंगे, जैसे हमने अभिवृद्धि एवं विकास जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि मानव का विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अविरल तरीके से चलता रहता है, परंतु उसमें अब हम जब ये स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मानव का जो शारीरिक विकास है वो शारीरिक विकास एक निश्चित आयु तक आने के बाद अपने परिपक्व अवस्था को प्राप्त करके स्थायित्व को प्राप्त करता है, मतलब रुक जाता है। परंतु मनुष्य की जो मनोसामाजिक क्रियाएं हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। जैसे उसमें आप देखेंगे भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व चारित्रिक विकास आते हैं। इस तरह से विकास निरंतर चलता रहता है। अब इस विकास की किस तरह से इसको विभाजित करते हैं, कितने चरणों में विकास होता है, इसको हम समझेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो हम क्या करते हैं कि ये बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं वो बाल विकास की अवस्थाओं को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला है परंपरागत विचारधारा, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, और दूसरा है आधुनिक विचारधारा। मतलब जो परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत मानव के जो विभाजन के स्टेप थे या कह लीजिए कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट थे, उनमें से भारतीय विद्वानों ने माना कि मानव विकास की या बालक की विकास में पहले आता है पहले गर्भावस्था, जिसको माना गया है कि गर्भाधान से जन्म तक गर्भावस्था। अच्छा, इसको हम थोड़े से और अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो गर्भावस्था को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे डिंबावस्था, पिंडावस्था और इसके बाद भ्रूणावस्था। डिंबावस्था जन्म से जो 2 सप्ताह तक, और पिंडावस्था फिर मानते हैं 2 सप्ताह से 9 सप्ताह तक, और इसके बाद भ्रूणावस्था 9 सप्ताह से जन्म तक मानते हैं। तो ऐसे ही फिर इसके उपरांत शैशवावस्था, जिसका एज है 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था की एज मानी गई है। और फिर बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, जिसको 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक आयु वर्ग माना गया है। इसके बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, एडोलेसेंस एज, जिसको 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक इसकी एज को मानते हैं। इसके उपरांत आगे चलते हैं तो इसके बाद युवावस्था, यूथ, जिसकी परंपरागत विचारधारा के अनुसार उसकी उम्र निर्धारित की गई है कि 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक युवावस्था की एज होती है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि यह प्रौढ़ावस्था में, जिसको मैच्योरिटी एज बोलते हैं, वो 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक की आयु को माना गया है। इसके बाद वृद्धावस्था, जिसको ओल्ड एज कहते हैं, जो 55 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होती है। ऐसा विभाजन आपके परंपरागत विचारधारा के अनुसार ऐसा विभाजन किया गया है। इसके उपरांत हम अगर देखें तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक, जो आधुनिक शिक्षा शास्त्री हैं, वो इस अध्ययन को, आधुनिक शिक्षा शास्त्री अलग तरीके से मानते हैं। अलग अलग बहुत सारे हैं, तो उनने अपने अपने हिसाब से इस बात को परिभाषित किया है, अलग अलग से डिवाइड किया है। परंतु जो सर्वमान्य है, जो हम पढ़ते हैं, जो सरलतम रूप में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वो हम मानते हैं कि जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं उनको 4 भागों में, मुख्यतः हम लोग 4 भागों में मानव विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। ये अब हमसे अगर ये कोई पूछे तो हम ये जो 4 भागों में विभाजन करते हैं, ये हम
जे.एस. रास महोदय एक शिक्षा शास्त्री थे, बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे जे.एस. रास महोदय। इन जे.एस. रास महोदय के अनुसार हम लोग मानव विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? पहला शैशवावस्था, इन्फेंसी एज, जिसकी उम्र है 1 से 5 वर्ष तक इसकी आयु मानी जाती है। दूसरा 5 से 12 वर्ष में बाल्यावस्था, जिसको चाइल्डहुड बोलते हैं। फिर है 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, एडोलेसेंस, और प्रौढ़ावस्था, मैच्योरिटी 18 से ऊपर। मतलब हम जे.एस. रास महोदय के अनुसार हम लोग मानव विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसको कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंट भी मिलता है, जैसे शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, फिर शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था 6 से 12, जैसे यहाँ लिखा है 5 से 12, उसको 6 से 12 भी कई बार पुस्तकों में लिखते हुए मिलता है। किशोरावस्था 13 से 18 या 19 भी कहीं कहीं मिलता है, और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। मतलब प्रौढ़ावस्था जब हम अपने विकास को परिपक्व अवस्था तक प्राप्त कर लेते हैं, वो प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। हमने देखा कि ये जो मानव विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, इन चारों अवस्थाओं को बहुत सारी विशेषताएं। इन विशेषताओं को अगर हम देखें तो शैशवावस्था में बालक का विकास, शारीरिक विकास, मांसपेशियों का विकास या भाषाई विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसके बाद बाल्यावस्था, जिसको स्कूली एज भी बोलते हैं, बाल्यावस्था में आकर के जो 6 से 12 वर्ष की आयु में तब तक बच्चे का एडमिशन हो जाता है, स्कूली एज भी बोलते हैं। और स्कूली एज में आकर के उसके अंदर जो गुट बनाना, फ्रेंड बनाना, या किसी चीज़ के प्रति प्रश्न उत्तर करना, या सामाजिक संबंधों को या सामाजिक व्यवहार सीखने की लालसा होती है, और इस एज में वो मित्रता बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसके उपरांत किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था की एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे ये शैशवावस्था है। शैशवावस्था में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शैशवावस्था में जो मानसिक डेवलपमेंट होता है, वो बालक का मानसिक डेवलपमेंट 1 से 5 साल तक पूर्ण हो जाता है। फिर बाल्यावस्था को कहते हैं, ये बहुत अनोखा काल है जिसमें समाज के साथ जुड़ने का या स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है बच्चे को। इसके उपरांत आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने एक परिभाषा के माध्यम से किशोरावस्था को व्यक्त किया है कि यह तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। निश्चित तौर पे 12 से 18 वर्ष की आयु में एनर्जी का विस्फोट होता है, बालक के अंदर एनर्जी का विस्फोट होता है, और उस एनर्जी, बहुत तेज़ी से एनर्जी बढ़ने के साथ साथ उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लंबाई, कद, भार आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने के साथ उसमें एक परिवर्तन होता है। परिवर्तन के साथ जैसे ही एनर्जी बढ़ती है तो उसके अंदर उस एनर्जी को खपत करने के लिए, एनर्जी को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस उम्र में हम उसके एनर्जी का जो विस्फोट हो रहा है उसको एक सकारात्मक दिशा दे पाएँ, क्योंकि उसको एनर्जी खर्च करना है, और एनर्जी एक सार्थक दिशा में अगर नहीं खर्च हुई तो उस एनर्जी को किसी गलत जगह या दूषित या कह लीजिए कि असामाजिक गतिविधियों में भी वह अपनी एनर्जी को लगा सकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। महत्वपूर्ण समय में इसमें गार्जियंस हों या अभिभावक हों या कह लीजिए उनके रिश्तेदार हों या कह लीजिए शिक्षक हों, इन सब के सामने एक चुनौती होती है, एक चैलेंज होता है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस एज में बच्चे को आप उसके एनर्जी को सकारात्मक दिशा की ओर डाइवर्ट कर सकें, अच्छे कार्यों के प्रति लगा सकें। उसको जो शारीरिक परिवर्तन या अन्य परिवर्तन होते हैं उनमें उसको कई बार समझ में नहीं आता, तनाव की स्थिति में भी रहता है। 12 से 18 वर्ष की आयु में उसको अपना करियर भी निर्धारित करना होता है। तो ये हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किशोरावस्था के समय टीचर और अभिभावक, माता पिता सब मिल कर के उसको एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाएं, और आप उसको संस्कारों और व्यवहारों की माध्यम से उसको एक नई दिशा और नई रास्ता दिखाने में प्रयास करें। इसके उपरांत किशोरावस्था तक आते आते हम देखते हैं
कि जो हमारा शरीर है वो परिपक्व अवस्था तक प्राप्त हो जाता है। यहाँ के बाद शारीरिक परिवर्तन, सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन नहीं होते हैं, परिपक्वता अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अपने चरम तक पहुँच जाता है। इसके बाद प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ होता है। प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की एज को माना गया है, जहाँ पर व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, सोच में परिपक्वता आ जाती है, शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, और यह एक समाज का जिम्मेदार नागरिक बन जाता है, जहाँ से वह अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति एक नया लक्ष्य निर्धारित करता है और उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। एक हम और आगे देखते हैं कि रूसो ने मानव विकास की अवस्थाओं को 3 तरह से विभाजित किया है। उन्होंने कहा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था मानव विकास की यह प्रमुख अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं को या मानव विकास की अवस्थाओं को हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको शैशवावस्था, इन्फेंसी 1 से 5 वर्ष तक, फिर बाल्यावस्था, चाइल्डहुड एज 5 से लेकर 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था, एडोलेसेंस 12 से 20 वर्ष तक। कहने का आशय यह है कि मानव का विकास जो निरंतर होता रहता है, उनको अपने अध्ययन की दृष्टि से या उनके परिवर्तन, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक परिवर्तनों के अनुसार शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार, अपने अपने अध्ययन के अनुसार उनके अवस्थाओं को विभाजित किया है। वो चाहे परंपरागत विचारधारा को देख लीजिए, या आधुनिक में स्टैनले हॉल को देख लीजिए, रूसो को देख लीजिए, जीन पियाजे को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने अध्ययन के अनुसार डिफरेंट तरीके से मानव विकास के चरणों को डिफाइन किया है, और उनको अध्ययन करके बताया है कि कौन सी एज पे कौन से परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को सकारात्मक दिशा तक की तरफ ले जाने के लिए हमको क्या प्रयास करने चाहिए। आगे देखते हैं। अब हम एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि जो हमारी मानव विकास के चरण बताए गए हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, उनमें भाषाई विकास किस हिसाब से होता है, कैसे होता है भाषागत विकास। जैसे हम देखेंगे कि शैशवावस्था में सर्वप्रथम बालक क्रंदन करना सीखता है, अर्थात रोना सीखता है। रोने के उपरांत वो धीरे से जो थोड़ा से और बढ़ता है, उसका क्रंदन के बाद विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है। वो सही है गलत है उसको नहीं मालूम, लेकिन वो अपना कुछ भाव व्यक्त करने के लिए कुछ अलग अलग ध्वनियाँ प्रकट करता है। इसके उपरांत फिर हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा बाल्यावस्था में, क्योंकि 1 से 5 साल तक की वर्ष में आयु में आप देखते हैं कि छोटे छोटे शब्दों को बोलना प्रारंभ करता है। इसके उपरांत जब हम बाल्यावस्था में आता है, तो बाल्यावस्था में हम देखते हैं कि वह अपने वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है। बाल्यावस्था के उपरांत चूँकि उस समय अच्छा शब्दकोश भी उसके पास हो जाता है, बात करने का, व्यवहार करने का क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद किशोरावस्था में किशोरावस्था तक आते आते उसका अपने भाषा में नियंत्रण हो जाता है, कौन व्यवहार किससे करना है, कैसे किससे बात करना है, ये सब सीख जाता है। आगे एक आपने नाम सुना होगा कि एक एरिक्सन, शिक्षा शास्त्री एरिक्सन हुए हैं, जो जर्मन अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने साइकोसोशल डेवलपमेंट स्टेजेस बताई हैं। उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत डेवलप किया है। उन्होंने बताया कि मनोसामाजिक रूप से व्यक्ति का कैसे परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में कैसे चेंजेस आते हैं। हमने देखा एरिक्सन की इस थ्योरी का, फ्रायड की मनोलैंगिक थ्योरी जो है, मनोलैंगिक सिद्धांत, उसी से मेलजोल करता है ये। परंतु हम देखते हैं कि जो फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत है, उसके अनुसार ही इन्होंने अपने अध्ययन में बालक के लिए या इंसान के लिए उन्होंने बताया है कि किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार होता है, और उस व्यवहार से संतुष्ट ना होने की स्थिति में मानव का व्यवहार कैसे बदलता है। जैसे, और इन्होंने अपने एज के हिसाब से मतलब बालक की एज के हिसाब से उन्होंने अलग अलग एज के लिए अपने इस अध्ययन को 8 चरणों में विभाजित किया है। आइए देखते हैं वो 8 चरण कौन से हैं। पहला है फर्स्ट स्टेज, विश्वास बनाम अंधविश्वास, ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट। इसकी एज क्या माना गया है? 12 से 18 मंथ, 12 से 18 मंथ शैशवावस्था की उम्र में। उन्होंने कहा इस उम्र में
शिशु के पास विश्वास बनाम अविश्वास, क्योंकि जब 12 से 18 मंथ की एज होती है शिशु की, तो वह डिपेंडेंट होता है। वो देखता है कि उसका किस प्रकार से खाना पीना उसको मिलता है, किस प्रकार से उसकी केयर की जाती है। तो जिस प्रकार की वो अपेक्षा करता है, अगर उस प्रकार की उसको केयर मिलती है और उसको उस प्रकार से खाना पीना सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसको ये पॉजिटिव सोच विकसित होती है, एक आशा विकसित होती है कि नहीं, हाँ यहाँ ये जीवन बहुत अच्छा है। और अगर उसके अकॉर्डिंग, या जैसे रो रहा है, वो किसी कष्ट में है, उसको इग्नोर करके चल दिया गया या उसको टाइम से खाना पीना ना दिया गया, तो उसके मस्तिष्क में एक निगेटिव थिंक डेवलप होती है और वो नकारात्मक सोच पैदा करता है। प्लस हमारे जीवन और समाज के प्रति उसको अविश्वास पैदा होता है। उसके प्रति उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, वो विश्वास नहीं करता कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार होगा या नहीं होगा। वो ऐसी मानसिकता बन जाती है कि आगे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो पाएगा या नहीं। सेकंड स्टेज में आते हैं तो स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी बनाम सेम एंड डाउट, जिसकी एज 18 मंथ से लेकर के 3 साल तक मानी गई है। इस 18 मंथ से लेकर 3 वर्ष तक की आयु में बालक, ये ऐसी आयु होती है जब बालक थोड़ा जानने लगता है और अपने से खाना पीना या कपड़ा कैसे पहनना है, उसकी चॉइस डेवलप हो जाती है। वो अपने चॉइस के अनुसार खाना चाहता है। जैसे कुछ खाने के लिए हम लोग बच्चों को मना करते हैं, ये नहीं खाना है, लेकिन उसको पसंद है, बार बार जिद करता है, तो हम लोग उसको समझाते हैं अच्छे से कि नहीं, इसको खाने से ये बीमारी होगी या इसको ये तकलीफ़ होगा। तो आसानी से समझा करके उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। परंतु जब वह अपने चॉइस की चीज़ें बताना चाहता है, चॉइस के अनुसार करना चाहता है, और हम उसके चॉइस को बार बार इग्नोर करते हैं या डांट करके रोक देते हैं, तो उसके अंदर एक ऐसी ग्रंथि का निर्माण होता है जब वह व्यक्ति हर व्यक्ति पर संदेह करने लगता है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इग्नोर किया जा रहा है, या मैं अपने डिसीजन पर उसको संदेह होने लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। हर बार अच्छी बात भी बोलने से पहले उसको अपने मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है। तीसरी स्टेज है पहल बनाम दोस्ता, वो 3 से 5 साल तक की उम्र जिसको बोली जाती है 3 से 5। इसमें ये स्कूली एज स्टार्ट हो जाती है। इस समय तक बालक स्कूल जाने लगता है और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मित्रता या पढ़ाई लिखाई या कुछ ऐसा प्रारंभ कर देता है, खेलना पढ़ना और मित्र बनाना, ये सब प्रारंभ कर देता है। परंतु उसके साथ स्टेज ये होती है, क्योंकि हमने देखा कि सारे बच्चों की इंटरेस्ट, सारे बच्चों का टैलेंट, ये सारे बच्चों की योग्यता एक ही पक्ष में नहीं होती है, अलग अलग सबके पक्ष होते हैं। हर बालक, हमने साइकोलॉजी में पढ़ा, हमने देखा कि हर बालक अपने आप में महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है, इसलिए हर व्यक्ति की अलग। अब हमने उसमें देखा कि जैसे बालक मैथ में कमज़ोर है या किसी और सब्जेक्ट में कमज़ोर है और हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं मैथ नहीं आती है, तो हम उसको कई बार टोक देते हैं कि तुम्हें नहीं आता, वो नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि जो पहल स्टार्ट करता है विद्यालय में जाने की, कुछ सीखने की पहल स्टार्ट करता है और उसको सही प्रतिपुष्टि नहीं मिलती, सही से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो वह अपने आप को दोषी या उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और अगर उसको सही प्रतिपुष्टि मिलती है और सही से उसको आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है कार्य, तो यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होता है। चौथा स्टेज है उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री बनाम इन्फीरियरिटी, जो 5 से 12 साल की उम्र में है। 5 से 12 साल की उम्र में भी बच्चा अपने आप को कुछ यूनिक समझता है, क्योंकि ये किशोरावस्था की उम्र होती है और किशोरावस्था में स्वयं के प्रति या अपने कार्य के प्रति या खुद को विशिष्ट मानना, ये उसकी आदत बन जाती है। या उसको ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा विशिष्ट हूँ, सबसे ज़्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अहम हूँ। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ हम उनको गलत ट्रीटमेंट देते हैं, टोक देते हैं, या कभी कभी उनको हम लोग बीच में उनके डिसीजन को ना मान करके या किसी भी फैसले को लेकर के डांट देना या उनकी बात को वरीयता न देना, या कुछ ऐसा करने पर क्या होता है कि वो जो प्रयास स्टार्ट करता है उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होने लगती है।
इसलिए उनको सही गाइडलाइन और सही ट्रीटमेंट देना आवश्यक है। पांचवा है आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन। जो 12 से लेकर 18 वर्ष, ये पूर्ण किशोरावस्था का समय है, जो पूर्ण रूप से किशोरावस्था में बालक चलता होता है, और उस समय बालक के अंदर अपनी एक अलग छवि बनाने की, अपनी आइडेंटिटी खड़ी करने की एक सोच होती है। उस आइडेंटिटी खड़ी करने पर कभी उसके साथ अच्छे डिसीजन भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। उसको, चूँकि ये एक ऐसी उम्र होती है इसको टीन एज भी बोलते हैं, ये ऐसी एज होती है जब बालक को अच्छे और बुरे में भेद करना नहीं आता है। इसलिए वह अपनी आइडेंटिटी खड़ी करने के लिए कभी कभी नकारात्मक कार्य भी प्रारंभ कर देता है, परंतु उस समय चाहिए अभिभावक और शिक्षक को चाहिए कि वह अच्छे से उसको सिखा करके, अच्छे से उसको गाइड करके सही दिशा में लाएं और उसकी सकारात्मक आइडेंटिटी खड़ी हो। अगर उसको अच्छा ट्रीटमेंट या अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो उसके अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कन्फ्यूजन कैसा कि कोई भी चीज़ वो निर्णय लेता है और अगर उसको बिना समझाए या उसका वास्तविकता बताए अगर उसको रोक दिया जाता है या डांट दिया जाता है तो वो सोचता है, हर बार कोई नया कार्य करने से पहले वो सोचता है, कन्फ्यूज रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट 6वीं स्टेज है अंतरंगता बनाम अलगाव। 18 से 40 वर्ष, ये इस उम्र में व्यक्ति खुद के लिए खुद को दूसरे पे समर्पित करना या खुद से दूसरे के लिए जीना चाहता है। जैसे अच्छे पुरुष मित्र या महिला मित्र बनाना, या महिलाएं पुरुष मित्र बनाना या महिला मित्र बनाना, उनके साथ प्रेम या अंतरंगता का संबंध बनाना चाहता है। परंतु उस संबंध में अगर उनको सकारात्मकता मिलती है, संबंध अच्छे बन जाते हैं, उन संबंधों के अंदर कोई खोट नहीं होता है, ये कह लीजिए कि संबंध के प्रति अगर विश्वास, ये संबंध लंबे चलते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है। और अगर जल्दी से संबंध बने और किसी कारणवश टूट गए तो उनके प्रति सामाजिक संबंधों के प्रति एक नकारात्मकता आ जाती है, निगेटिव सोच पैदा हो जाती है और वह आगे किसी भी सामाजिक संबंधों के प्रति बनाने से पहले या सामाजिक संबंधों के प्रति उनका विश्वास नहीं रहता है। 7वां है जनरेटिविटी बनाम ठहराव। ये 40 से 55 साल की उम्र में होती है, जहाँ पर व्यक्ति के सोच में, व्यक्ति के डेवलपमेंट में एक स्थायित्व आ जाता है और व्यक्ति थोड़ा अपने आप को अच्छा ऐसा महसूस करता है कि अब जो भी है वो एक क्रम से चले, क्रम से चलने के साथ साथ अब थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए और एक व्यवस्थित जीवन जीने की आशा करने लगता है। व्यवस्थित जीना, वो सोचता है कि अब उस समय तक बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए, थोड़ा सा उनका अच्छा सेटलमेंट हो जाए, या हम कोई प्राकृतिक कार्य कर लें थोड़ा बहुत जिससे मन को शांति मिले। ये सब कार्यों में इस समय तक व्यस्त हो जाता है। अगर इस समय वो अपने संतान के प्रति या परिवार के प्रति अच्छा कार्य नहीं कर पाता है तो उसका जो सोच स्तर है वो एक ठहराव की अवस्था में आ जाता है और ठहराव की अवस्था में आने से उसके मन में एक आशंका सी बनी रहती है और वह अपने लक्ष्यों को सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाता। अंतिम स्टेज है 8वीं प्रमाणिकता बनाम निराशा। व्यक्ति जीवन में, आपने पढ़ा, फर्स्ट स्टेज से लेकर के 8वीं स्टेज तक व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ कारण से सीखने का प्रयास करता है। अगर उसमें कुछ रुकावटें आती हैं तो उसमें उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ऐसे पूरे जीवन जीने के बाद ये 8वें स्टेज में व्यक्ति आता है 65 साल के बाद की स्थिति में। उस 65 साल की स्थिति में जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है, घर में हो जाता है, फैमिली का सबसे सीनियर पर्सन हो जाता है, उस समय वो फ्री रहता है। फ्री रहने की स्थिति में वह अपने आप के जीवन का मूल्यांकन करता है। उस जीवन के मूल्यांकन के समय वो सोचता है कि मैंने अपना जीवन कैसे जिया, मैं क्या करना चाहता था और मैंने क्या किया। अगर वह अपने लक्ष्य के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने जीवन को जीने में सक्षम रहता है या जीवन जीता है तो ये क्या होता है कि वह अपने जीवन को एक प्रामाणिक मानता है,
अच्छा सेटिस्फेक्शन रहता है, खुश रहता है। परंतु अगर वह अपने मानकों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार या अपने इंटरेस्ट के अनुसार जीवन नहीं जी पाता तो वह निराशा को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सोचता था कुछ और कर नहीं पाया अपने बच्चों के लिए या अपने जीवन के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो क्या होता है कि अगर कर पाता है तो हैप्पी रहता है और उसको एक सेटिस्फेक्शन रहता है जीवन के प्रति। अगर नहीं कर पाता तो वो निराशा को प्राप्त करता है, और निराशा को प्राप्त करने पर छोटी छोटी बातों में झंझला जाना, चिड़चिड़ाहट होना आदि उसके लक्षण आ जाते हैं। तो हमने देखा कि साइको सोशल डेवलपमेंट में एरिक्सन ने 8 स्टेज में व्यक्ति के साइको सोशल डेवलपमेंट को 8 स्टेज में डिवाइड किया, और हर स्टेज में उसने बताया कि व्यक्ति क्या चाहता है और वैसा ना होने पर व्यक्ति का व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है और क्या होता है। आइए हम इसको थोड़ा सा ग्राफ, ये कुछ छायाचित्रों के माध्यम से देख लें। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। जैसे बालक रहता है, ये सब आपने देखा कि वो उसके प्रति केयर नहीं हो पाती, अगर या केयर हो पाती है तो उसको एक ट्रस्ट पैदा होता है। अगर नहीं हो पाती केयर या उसके सोच के अनुसार उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो मिसट्रस्ट। सेकंड स्टेज 18 से 36 मंथ, ऑटोनॉमी एंड सेम, स्वायत्ता बनाम लज्जा। इसके बाद थर्ड स्टेज है 3 से 6 वर्ष, प्री स्कूल एज जिसको बोलते हैं, इनिशिएटिव एंड गिल्ट। फिर है फोर्थ स्टेज इंडस्ट्री एंड इन्फियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। फिर फिफ्थ स्टेज है जिसका एज होता है इंडोलेसेंस एज में, आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन, खुद की पहचान बनाना, और अगर उस अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिलती है तो उसके जीवन में भ्रांति या कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। 6 है, इसका एज को अगर हम ऐसे पूछें तो ये यंग एडल्टहुड है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। 7वां है उत्पादकता बनाम जड़ता, और ये लास्ट स्टेज अहम पूर्णता बनाम निराशा, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।